नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे संवेदनशील मुद्दों पर कितना सजग है भारतीय मीडिया। इस हफ्ते भारतीय मीडिया के अलग अलग संदर्भों को लेकर दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आईं। ये दोनों टिप्पणियां मुख्यधारा मीडिया के बाहर से आई हैं। जाहिर है, मुख्यधारा मीडिया पूरी दुनिया की भले ही आलोचना करे, एक आध टीवी कार्यक्रम और 2-3 मीडिया वेबसाइटों को छोड़कर अपनी आत्मालोचना करने से बचता है। तो ये दो टिप्पणियां हैं सन 2009 के बैच के आईएएस टॉपर रहे जम्मू कश्मीर में पदस्थापित स्कूली शिक्षा के निदेशक शाह फैसल की 19 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में छपा लेख और सोशल मीडिया पर सक्रिय रवि किरण शिंदे नामक अमेरिका में रह रहे एक प्रवासी भारतीय की द हूट नामक मीडिया वेबसाइट में प्रकाशित टिप्पणी। दोनों टिप्पणियों के निशाने अलग अलग हैं। शाह की टिप्पणी कश्मीर के संदर्भ में भारतीय मीडिया के बड़े हिस्से के कवरेज पर तल्ख लेकिन बेहद जरूरी सवाल उठाती है, जबकि शिंदे की टिप्पणी एनडीटीवी इंडिया के एक कार्यक्रम और उसके प्रस्तुतकर्ता की प्रशंसा करते हुए भी दलित उत्पीड़ितों के मामलों में मुख्यधारा मीडिया के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मीडिया मंथन में आज हम इन दोनों टिप्पणियों और हाल के कुछ ज्वलंत घटनाक्रमों के कवरेज के संदर्भ में समाजशास्त्र से जुड़े कुछ ऐसे ही पहलुओं की चर्चा करेंगे जो मीडिया के समाजशास्त्र है। क्या भारतीय मीडिया दलित उत्पीड़ितों और अल्पसंख्यकों के मामले में वाकई इस कदर गैर जिम्मेदार है? बड़ा सवाल उठता है, यह मीडिया की लापरवाही है, प्रोफेशनल कमजोरी है, गैर जवाबदेही है या बेईमानी है, या ये सारी चीजें मिली हुई हैं? आज हमारी चर्चा में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, इंडिया टुडे हिंदी के पूर्व संपादक दिलीप मंडल, जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार और जामिया मिलिया में समाजशास्त्र के अध्यक्ष प्रोफेसर निशात कैसर। कश्मीर से जुड़ रहे हैं राइजिंग कश्मीर अखबार के प्रधान संपादक शुजात बुखारी। हम आप सबका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं दिलीप आपसे। जैसे कि आमतौर पे चर्चा है, मीडिया के अंदर कम है, मीडिया से बाहर ज़्यादा है, कि अगर गुजरात के इश्यूज़ को, जो गुजरात के मुद्दे हैं, उनको अगर सोशल मीडिया ने नहीं उठाया होता तो भारत के मुख्यधारा मीडिया ने कई दिनों तक उसे न तो उठाया, न तो उसे प्रकाशित किया, न तो उसे प्रसारित किया। बहस कराने की बात तो छोड़ दीजिए। तो ये मुद्दा कुल मिलाकर आज जिस तरह राष्ट्रीय चर्चा में है, नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बना हुआ है, वह पूरा का पूरा मुद्दा बाहर होता, हाशिए पर भी नहीं होता। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया इस तरह से मुख्यधारा मीडिया का एक तरह से विकल्प तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं झकझोरने वाला बन गया है? उर्मिलेश जी, इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैंने 4 अखबारों का कंटेंट एनालिसिस करने की कोशिश की। इसमें 2 हिंदी के सबसे बड़े अखबार हैं, जागरण और भास्कर, और अंग्रेजी के 2 अखबार हैं, द हिंदू और एक्सप्रेस। इन सारे अखबारों को देखने के बाद जो मुझे पता चला कि जागरण अखबार में 20 जुलाई तक ये गुजरात की घटना नहीं आती, जबकि 11 तारीख की घटना है। और दैनिक भास्कर में 19 तारीख तक, मतलब 9 दिन तक एक बड़ी चीज़ हो रही है गुजरात में, इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। द हिंदू की भी यही स्थिति है। 19 तारीख को पहली बार सिंगल कॉलम में एक खबर आती है और एक्सप्रेस में 20 जुलाई को ये खबर पहले पन्ने पर आती है। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी 21 तारीख को दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में की है कि सरकार गुजरात की घटना के 1 हफ्ते बाद चेती। मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया उस घटना के 10 दिन बाद तक नहीं चेता है। उनको पता ही नहीं, या तो पता है, मुझे मालूम है क्योंकि मैं सारे लगभग 12 न्यूज़ रूम में काम कर चुका हूँ। मुझे अंदाजा है कि इनमें ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे, सबको मालूम है कि एक वीडियो 10-10 लाख शेयर हो रहा है। बीबीसी उसको रिपोर्ट कर चुका है, हफिंगटन पोस्ट अमेरिका में रिपोर्ट कर चुका है। लेकिन भारतीय मीडिया में कुछ तो ऐसी समस्या है कि इन लोगों ने इसको रिपोर्ट ही नहीं किया। ये शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया की संरचना से जुड़े हुए सवाल, उसमें जो हिंदू ब्राह्मणिकल जो एक फोर्सेज हैं और मेल डोमिनेशन है, इससे जुड़े बहुत सारे सवालों को ये जो घटना है इसने दर्शाया है। राहुल देव, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये सवाल बार बार समाजशास्त्रियों द्वारा उठाया जा रहा है। ये बात सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर से ये सवाल उस शिद्दत से नहीं उठ रहा है, लेकिन इन दिनों समाजशास्त्रियों के अलावा आम समाज से भी ये सवाल उठ रहा है। बहुत सारे सामान्य लोग भी सवाल उठा रहे हैं मीडिया पर। पहले ये सवाल इसलिए नहीं उठता था कि लोग शायद
उतना इम्पावर्ड फील नहीं करते थे, उतनी चेतना नहीं थी। अब तो गली गली सड़क सड़क पर उठाया जा रहा है सवाल कि क्या भारतीय मीडिया दलितों के उत्पीड़ितों के सवाल को नजरअंदाज करता है। और जिस तरह दिलीप कह रहे हैं कि 11 जुलाई की घटना अगर 19 जुलाई तक 20 जुलाई तक भी भारत के सबसे अधिक बिकने वाले 2 हिंदी के बड़े अखबारों में और अंग्रेजी के भी ज्यादातर अखबारों में नहीं आ रही है, प्रकाशित नहीं हो रही है, और वो घटना जो पूरे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने अपनी भूमिका में कुछ जो बातें कही थी उसमें अंत उर्मिलेश ये था कि क्या ये है या ये है या ये है या सब मिला जुला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम अंतिम बात बिल्कुल सही है, कोई भी एक घटना दुर्घटना कुछ भी हो वो केवल एक कारण से नहीं होती, तो हमें एकल कारण ढूंढने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। चीजें मिली जुली होती हैं। जहां तक इस गुजरात की घटना का प्रश्न है, मैं ये मानता हूं और ये और लोगों भी कही है, दिलीप तो इसको बहुत दिनों से उठा रहे हैं कि भारतीय मीडिया न्यूज रूम्स के भीतर का जो उनका एक निश्चित वर्ग चरित्र है और उसमें हमारे न्यूज रूम्स में हमारे पत्रकारों में भी दलितों की उपस्थिति, उनकी भागीदारी, वैसे ही जैसे अल्पसंख्यकों की उपस्थिति और भागीदारी ये जरूरत से काफी कम रहे हैं पारंपरिक रूप से। अब थोड़ी स्थिति बेहतर है लेकिन बहुत अभी ठीक नहीं हुई है, वो संतुलन अभी नहीं आया है हमारे यहाँ वर्ग और जाति या वर्गों के दोनों के हिसाब से। तो एक तो उस स्तर पर संवेदनशीलताओं की समस्या है और उसमें कई बार चूक होती है। दूसरी चीज हमें ये याद रखनी चाहिए कि व्यवहारिक तथ्य हम सब जानते हैं कि अखबारों के लिए वो जिस क्षेत्र में पढ़े जाते हैं, बंटते हैं, वहां की प्रमुखता ज्यादा होती है। जो उनके पठन क्षेत्र से बाहर की समस्याएं और घटनाएं हैं उन पर उनकी निगाह और तवज्जो कम जाती है। तो आप देखते हैं कि हिंदू जैसा संवेदनशील अखबार भी और इंडियन एक्सप्रेस भी, दोनों को अगर आप संवेदनशील माने और वो चरित्र में बिल्कुल जागरण और भास्कर से अलग है, उन्होंने भी अगर इसको देर से छापा तो इसका कुछ एक भौगोलिक कारण भी कम से कम मुझे दिखता है। नहीं, लेकिन राहुल देव माफ कीजिएगा, मैं ये समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए जी कि इन अखबारों में, इन चैनलों में या जितने इस तरह के मुख्यधारा मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म फोरम्स हैं, सब में संपादक बैठे हुए हैं, सब में मैनेजिंग एडिटर बैठे हुए हैं, ब्रांड मैनेजर बैठे हुए हैं, रिसर्च टीमें उनकी हैं, उन कई मीडिया हाउसेस के पास तो अब वेबसाइट्स भी हैं। सबके पास ये सूचना है क्योंकि सोशल मीडिया पर ये घटना 11 जुलाई के तत्काल बाद आ गई थी। इस घटना की जानकारी सबके पास है, फिर भी ये खबर नहीं बन रही है। दिलीप मंडल यही तो कह रहे हैं। तो आखिर ये क्या वजह है? ये लापरवाही केवल तो नहीं हो सकती। देखिए, ये मेरे लिए भी थोड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये एक सामूहिक चूक है और निस्संदेह चूक है और इसको ऐसे ही दर्ज किया जाना चाहिए। राहुल जी, हम आपसे फिर आपके पास फिर आएंगे, लेकिन ये अभी हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, वो इस विषय पर क्या सोचते हैं, हम चाहेंगे विवेक आप कैसे आपकी क्या राय है? मैं यहाँ पर थोड़ा राहुल जी से मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये चूक है, क्योंकि आपको पता है भारतवर्ष में एनबीआरसी के जो डेटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड का डेटा जो है वो कहता है 47,000 घटनाएं हुई दलितों पर, और केवल गुजरात में 2014 में 1130 घटनाएं हुई। अब 1130 घटनाओं में चूक तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमको लग नहीं रहा है कि गुजरात में कुछ असामान्य है। और जहां तक आप देखें कि लाख लोग वहां पर बुद्धिज्म कन्वर्ट करते हैं, वो भी नहीं रिपोर्ट होता है। और जब आप टेलीविजन में डिस्कशन में जाते हैं, मतलब जो बुलाए जाते हैं वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव के कारण, मतलब मैं अपनी प्राकृतिक अस्मिता को लेकर बता रहा हूं कि मेरी प्राकृतिक अस्मिता दलित है, और मैं वहां पर जब बुलाया जाऊं डिस्कशन में, तो वहां बैठा करके 45 मिनट तक आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, और 45 मिनट तक जिसे अवस्थी जी बोलते हैं, झा जी सुनते हैं और त्रिवेदी जी बाकायदा उसको जो है आंसर कर रहे हैं। अब मैं ये बताइए, ये कहां की चूक है? अगर ये वास्तविकता है तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके हो रहा है। मुझे नहीं लगता है दलित चिंतक को आप बुला करके 45 मिनट तक केवल दलितों पर बात करें, और जिसे कहना चाहिए उसको आप अगर इंटरवीन नहीं करवाते हैं, तो ये चूक नहीं, ये सोची समझी साजिश है। निशात, कश्मीर का भी हमने अभी हाल देखा, लेकिन हम अभी फिलहाल गुजरात से जुड़े इश्यूज़ को ही उठाते हैं। केवल हम ये समझना चाहते हैं कि कई बार जो टेलीविज़न के बारे में ये कह रहे हैं कि डिस्कशंस होते हैं, कई बार चर्चाएं होती हैं। पहली चीज़ तो एक बड़ा टाइप सा है कि अगर प्रोफेसर विवेक कुमार जो
समाजशास्त्र के वहाँ पर प्रोफेसर हैं, अगर उनको यदा कदा अगर किसी डिस्कोर्स में, किसी बहस में चर्चा के लिए बुला भी लिया गया मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो वो दलित इशू ही केवल होगा, समाजशास्त्र के दूसरे और इश्यूज नहीं होंगे। आमतौर पे एक बड़ा टाइप सा वो है, माने दूसरे विद्याओं के बारे में, दूसरे अध्ययनों के बारे में, दूसरे क्षेत्रों के बारे में ये मान लिया गया है कि इनको कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि आपने दलित इशू पर भी बुलाया, लेकिन फिर भी आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये समाजशास्त्र जो मीडिया का है, आप इसको कैसे व्याख्यायित करेंगे? अब 3 सवाल हो गए। पहले मैं थोड़ा सा उस पहले वाले सवाल पे कि मीडिया ने क्यों नहीं इसको उठाया, इस पर एक नहीं, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं सर। हाँ। हम थोड़ा इस पहलू पर बात करें। देखिए, इसमें तो एक बिल्कुल जाहिर सी बात है जी, इसमें बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजिकल डायमेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन है वो डीपर पहलू है। एक तो ये कि वही लोग हैं जिनका इस पर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है मीडिया, और उनके जो जानने वाले हैं उसको जो नेटवर्क कहते हैं, वो उसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है। जो लोग पहले से मौजूद हैं दूसरे नए लोगों को दाखिल होने नहीं देना चाहते हैं, और दूसरे ये कि वो अपने जो उनके पॉलिटिकल प्रेडिलेक्शंस हैं उसी हिसाब से, या कास्ट प्रेडिलेक्शंस या क्लास प्रेडिलेक्शंस, उसी हिसाब से वो लोगों को बुलाते हैं। लेकिन चूँकि कंसिस्टेंट पिछले काफ़ी बरसों से, डिकेड से एक प्रेशर, सोशल प्रेशर बनता जा रहा है, वो ज़रूर चाहते हैं कि एक टोकन फिजिकल प्रेजेंस विवेक कुमार का हो जाए या किसी मोहम्मद सुलेमान का हो जाए, ताकि देखिए हमने इनको भी बुला लिया, प्रामाणिकता हो जाए। समझ रहे हैं ना? लेकिन बोलने का मौका कम दिया जाए। बोलने का मौका, या ऐसा सवाल पूछा जाए जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, भटका देने वाला सवाल, समझ रहे हैं ना? तो ये एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें वो लोग, ऐसा नहीं है कि कोई प्लानिंग करते हैं, बल्कि वो एक अपने आप जाहिर हो जाता है, उसके लिए कोई मनसूबाबंदी करने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। दिलीप, इस बारे में आपकी क्या टिप्पणी उसको है? कहते हैं कि वो इंटरनलाइज कर लिया जाता जी, है, जी। इंटरनलाइजेशन। जो अभी हाल में शिंदे ने भी ये सवाल उठाया मुझे है। लगता है कि रविकिरण शिंदे ने जो सवाल रवीश कुमार से पूछा कि आप खुद सवर्ण हैं, उसने अप्रिशिएट किया है, हाँ, नहीं, सब कुछ करते हुए अप्रिशिएट किया है, उनके चैनल को अप्रिशिएट किया है, लेकिन साथ में गंभीर सवाल मीडिया पर भी उठा दिया है। तो उन्होंने जो सवाल उठाया है कि आप 4 अपर कास्ट को बैठाते हैं, खुद अपर कास्ट ही हैं, तो आप मिलकर देश की स्थिति पर बात करते हैं। अब इसमें मुश्किल ये है कि मुझे नहीं मालूम कि रवीश, चूंकि उस चैनल के संपादक नहीं है तो उनकी चॉइस है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन रविकिरण शिंदे ने जो पैनल बैठाया है, कम से कम उसमें महिला है, वरना आमतौर पर हिंदू अपर कास्ट मेल राष्ट्र की सारी समस्याओं में बात कर लेता है, और दलित इशू पर एक दलित बैठाना और मुस्लिम इशू पर एक मुस्लिम बैठाना, क्या वो पावर की सिचुएशन पर नहीं बात कर सकते हैं? क्या अर्बन प्लानिंग पे नहीं बात कर सकते हैं? ये अजीब सी स्थिति है कि टाइपकास्ट करके कुछ लोगों को खास तरह की और बिल्कुल एक छोटा अंतराल अभी हम लेंगे, लेकिन विवेक, उसके पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये महज संजोग नहीं है कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में शाह फैसल ने भी जो सवाल उठाया और कहा है कि इस तरह के मीडिया के बारे में कि सेल्फ अपॉइंटेड विजिलेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देखिए जी, बाबा साहब अंबेडकर ने पहले कहा, सबसे ज्यादा गाली उनको बकी हिंदूवादी प्रेस ने, उसके बाद मान्यवर कांशीराम ने इसको मनुवादी बताया, और हम लोग जहां पर आज बैठ करके ये डिस्कशन कर रहे हैं, लबोलबाब क्या निकल रहा है? एक व्यक्ति सब कुछ जान सकता है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, और हर प्रोग्राम में बैठता है आकर के और उसकी प्राकृतिक अस्मिता देख ली जाए, और दूसरा व्यक्ति एक प्रोफेसर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो समाजशास्त्र पढ़ाता है, लेकिन जब उसको बुलाया जाता है तो नीचे दलित चिंतक लिखा हुआ होता है। और जब बार बार कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं लिखिए, तो कहते नहीं सर प्रामाणिकता का प्रश्न है, ये तो होना। तो आपके मीडिया हाउस की प्रामाणिकता का प्रश्न क्या करें जब हिंदी के कुछ प्रोफेसर्स को आप सोशियोलॉजिस्ट लिखते हैं, कुछ संपादक किसी डिक्शनरी के हैं तो लिखा जाता है CSDS के संपादक। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां व्यक्तित्व के द्वारा फैलाई जाती हैं, तो उस मीडिया हाउस का जो प्रतिबद्धता है समाज के प्रति वो क्या होगी? हम एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रश्न आप लोग उठा रहे हैं इनसे बहुत सारी और गुत्थियां जुड़ी हुई हैं। हम कोशिश करें अपने दर्शकों के लिए कि उन गुत्थियों को भी हम इस चर्चा में खोलें। एक अंतराल।
मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो हमारा मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया, वो संवेदनशील जो मुद्दे हैं उनको लेकर कितना सजग है, कितना सचेत है, कितना ऑब्जेक्टिव है। ये प्रश्न मुझे लगता है केवल गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी उठा है। और अभी हाल में शाह फैसल साहब, जो 2009 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के टॉपर रहे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में 19 जुलाई को एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा, बिटवीन द स्टूडियो एंड द स्ट्रीट। मैं समझता हूं कि बहुत दिनों बाद भारतीय मीडिया के सरोकारों को लेकर, उसके पर्सपेक्टिव को लेकर, मीडिया से बाहर का कोई व्यक्ति इस नपे तुले ढंग से, इस ऑब्जेक्टिव ढंग से सवाल उठाता हो, ऐसा लेख बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। दिलीप, हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास वाकई वक्त कम है, कि इस तरह का लेख जो आया है जिसमें वो साफ साफ कहते हैं इंटेलेक्चुअल रेनिगेट, जिस तरह से कुछ चैनलों का नाम लेते हैं, मैं उन चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लेख में ऑलरेडी हैं, इसलिए कोई ऑन रिकॉर्ड है वो, पॉलिटिकल टर्न कोट्स, अपॉर्चुनिस्ट, इस तरह के वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि राष्ट्रीय हितों के ये अपने को स्वघोषित ठेकेदार मानते हैं। ऐसे मीडिया से भारत को बचाना होगा। आप कैसे देखते हैं कि क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन वो ले रहे हैं, या उनके दिल का केवल एक गुबार है, क्योंकि उनको बुरहान बानी के समानांतर रखकर पेश किया गया कि ये दो हैं, आप बताइए आपका हीरो कौन है, और वहाँ ये नहीं जानते कि हालात क्या हैं। तो क्या आप देखते हैं, या ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है? उन्मेश जी, मैं आपको 1968 में अमेरिका में जब रेशियल वायलेंस हुआ था, उसके फेडरल गवर्नमेंट ने एक केरनर कमीशन बनाया था। उसकी रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट है, उसमें 40 पन्ने उन्होंने मीडिया पर दिए हैं, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मीडिया अगर वंचितों की आवाज़ को नहीं उठाएगा, दैट कैन लीड टू वायलेंस। तो ये जो समाज का असंतोष है, ये मुसलमानों का हो सकता है, दलितों का हो सकता है, आदिवासियों का हो सकता है, महिलाएं नाराज हो सकती हैं, इन तबकों की अनुपस्थिति और इनके सवालों को उठाए जाने को जिस तरह से मीडिया ने इससे परहेज किया है, ये असल में ये असंतोष है समाज का कहीं ना कहीं। और उस कमीशन ने बाकायदा कहा था कि ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और वहाँ का मीडिया इस पर काम कर रहा है। भारत में अभी तक इस सवाल को ढंग से दरअसल उठाया नहीं गया है। शुजात बुखारी, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी जी। शुजात, मैं यही आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आप श्रीनगर में हैं और वहां पर अखबारों में अखबार छप नहीं रहे थे, और शायद अभी भी स्थितियां अच्छी नहीं हुई हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि शाह फैसल के इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख को आप लोग कैसे ले रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो शाह फैसल है, उसको उन्होंने एक तरह से पुश द वॉल जिसे कहते हैं, इन्होंने किया न्यूज चैनलों ने। उसने कोई बड़ी गलती नहीं की थी कि वो आईएएस टॉपर बन गया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसको एक काउंटर नैरेटिव के तौर के, उसके सिंबल के तौर पे बनाने की कोशिश की, एक तरफ से शाह फैसल की तस्वीर और दूसरी तरफ से बुरहान वानी की तस्वीर, तो मुझे लगता है कि वो भी मजबूर हो गया कि वो अपनी जो बड़ास है उसकी दिल की, वो उसको निकालने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में मजबूर हो गया। और मैं हमें खुशी है कि कम से कम इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार हैं अभी हिंदुस्तान में जो इस किस्म के ओपिनियन को जगह देते हैं। बात दरअसल जो हमने लास्ट टाइम भी की थी वो यही है कि जिस तरह से जिंगोइस्टिक और नेशनलिस्टिक मीडिया हमारे यहाँ पनप रहा है, और उसको अनफॉर्चुनेटली लोगों की तरफ से सैंक्शन भी मिल रही है, क्योंकि अगर लोग उनको ना देखते तो शायद वो उस तरह ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं हो जाते। तो शाह फैसल ने बेशक 2010 में आईएएस टॉपर बनकर एक नई राह निकाली, एक नया बेंचमार्क खड़ा किया, और उसके साथ साथ कश्मीर में जो टैलेंट है उसको दूसरी तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको हर बार मिलिटेंट्स के सामने खड़ा करेंगे कि कहेंगे कि मिलिटेंट का जवाब यही है। अगर शाह फैसल मिलिटेंसी का अगर शाह फैसल मिलिटेंसी का जवाब होता तो आज शायद ये सूरत हाल हमें देखने ना पड़ती कि आज 15 दिन से, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 14 दिन से बल्कि, यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, लोग घरों में बैठे हैं, लोगों को खाने पीने की चीजों की मुश्किलात हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो है कश्मीर की तकरीबन जो आबादी है सारी,
उनका इतना एंगर है इंडियन स्टेट के खिलाफ। अगर शाह फैसल जवाब होता तो शायद ये एंगर नहीं होता। मैं शुजात आपसे यह भी समझना चाहता हूं कि आमतौर पे कश्मीर प्रेस में जो कमेंटेटर्स हैं, जो एडिटोरियल लिखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि शेष भारत को कश्मीर के दर्द को समझना चाहिए। और आपने देखा कि नेशनल प्रेस के एक हिस्से में कश्मीर का दर्द इस बार वाकई दिखा है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मिलिटेंसी के प्रति सिंपैथी पैदा कर रहा है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि कश्मीर की जो आवाम है, कश्मीर का जो प्रेस है, वो शेष भारत में जो उत्पीड़ितों के असंतोष हैं, उत्पीड़ितों का जो आक्रोश है, उनके ऊपर जो दमन है, चाहे वो दलित हों, चाहे वो उत्पीड़ित समाज के लोग हों, ट्राइबल्स हों, उनके बारे में कश्मीर का प्रेस क्यों खामोश रहता है, या कश्मीर की आवाम में वो बेचैनी क्यों नहीं होती है शेष भारत की दमित उत्पीड़ित जनता या आवाम के पक्ष में उतरने की? नहीं, और उर्मिलेश जी, बेसिकली पिछले 26 साल से हम खुद ऐसी मुश्किलात में जूझ रहे हैं। हमें अपने मुश्किलात को देखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हमारी सूरत हाल इतनी खराब है यहाँ पे, हमें वहाँ पूरे भारत में एक टेररिस्ट जगह के तौर पे दिखाया जाता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो यहाँ के अखबारात में जगह मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शायद वो कैंपेन नहीं चला पाएंगे। उस एतबार से वो मुश्किल है, क्योंकि हम एक रीजनल प्रेस है, हमारी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, मामला डिफरेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर में इतनी दर्द है, इतना पेन है कि हमारे पास हम तो उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ मुश्किलात हैं, जो हमारे यहाँ सफरिंग्स हैं। जी, और उसका मतलब ये नहीं कि हम सेंसिटिव नहीं हैं उन चीजों के द्वारा जो भारत में हो रहे हैं, जो दलितों के साथ हो रहे हैं, जो बाकी लोगों के साथ हो रहे हैं। जी सुजात, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वक्त कम है, वरना हम और चाहते थे कि आपसे बात करें। निशात कैसर साहब, जो सुजात साहब कह रहे हैं, जो अन्य लोगों ने कहा, एक समाजशास्त्री के रूप में आप क्या पाते हैं? भारतीय मीडिया आखिर इंक्लूसिव अगर होना चाहता है, और इंक्लूसिव होना पड़ेगा उसे, तो आप सूरत हाल क्या पाते हैं? क्या इसमें रास्ता क्या उसके पास है? किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि बहुत दिनों से ये बात कही जा रही है। दिलीप ने कमीशन की बात की अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। मैं स्वयं कुछ यूरोपीय देशों में देखा हूं कि वहां एफर्मेटिव एक्शन मीडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अपने देश में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? देखिए, ये एक तयशुदा बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी बात आप कर रहे हैं, एक ज़माना था जब एक कॉन्सेप्ट उभरा था, इसको कहते थे एम्बेडेड जर्नलिस्ट्स का। वो बहुत लिमिटेड पैमाने पे एक जो हमलावर मुल्क है अपने साथ जर्नलिस्ट को ले जाता था, वो एम्बेडेड जर्नलिस्ट। अभी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात है कि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक एम्बेडेड मीडिया हो गया है पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का। इसमें कोई शक की बात नहीं है। यानी कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का जो टेरर है और ख़ुद उनकी मीडिया की ख्वाहिश एम्बेडेड मीडिया बन जाने की, ये एकदम साफ जाहिर है। अब उसमें जैसे कुछ अखबार, जैसे आपने इंडियन एक्सप्रेस कहा, ये मेन स्ट्रीम का इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन ऑल्टरनेटिव मीन्स एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो भी साथ साथ उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे गुजरात के मामले को सामने रखने की बात है। मैं विवेक कुमार, आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो बात अभी हो रही थी, सुजात बुखारी कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे थे, कि भाई अंग्रेजी प्रेस में तो आप स्वयं इंडियन एक्सप्रेस का आपने नाम लिया, एक हद तक ये एफर्ट्स दिखते हैं इंक्लूसिव होने की, जिसकी चर्चा दिलीप मंडल कर रहे थे अमेरिका के बारे में। यूरोप में मैंने स्वयं देखा है बहुत जगह प्रयास हुए हैं एफर्मेटिव एक्शन के, लेकिन भारत में इस तरह के प्रयास ज़्यादा इंक्लूसिव होने के, ऑब्जेक्टिव होने के दिखते हैं तो अंग्रेजी प्रेस में ले देकर दिखते हैं, चाहे वो चैनल हो या प्रिंट हो। हिंदी, जिसका इतना विशाल पाठक वर्ग है, इतनी ज़बरदस्त उसकी पकड़ है विभिन्न क्षेत्रों पर, समाजों पर, वहाँ बिल्कुल गायब है सिरे से ये। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, और तरीका क्या है इसको बेहतर करने का? उर्मिलेश जी, लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा। जिसको आप दलित खबर कह रहे हैं, जिसको आप मुस्लिम खबर कह रहे हैं, नहीं, मैं दलित खबर मुस्लिम खबर की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मान लीजिए जिसमें आ भी रहा, इंक्लूसिव भी हो रहा, खबर भी अगर जो आ रही है, तो वास्तविकता में उसमें एक्टर कौन है, कौन उसको अंजाम देता है और रेसिपिएंट कौन है। मतलब एक हम असहाय निरीह व्यक्ति, हमारे ऊपर अत्याचार हो जाए, वो खबर छप जाए, तो वो मतलब इंक्लूसिव खबर कहलाएगी?
ये एक बात करें, क्या सकारात्मक छवि की खबरें जहां पर सचमुच सकारात्मक अर्जन है इन समाजों का, क्या वो परिलक्षित होता है? तो ये एक मनःस्थिति की बात है। दूसरी जो बात है कि आप कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो ये जो इनफॉर्मल लेवल पर ज्यादातर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, और जिसको बोर्दियू कहता था नेटवर्क्स, आपका नेटवर्क है, हाँ भैया आ जाओ, चाहे खबर लिखना आती हो या ना आती हो। आपका सजेशन क्या इसमें है, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि जब तक आप इसको प्रायोगिक रूप में औपचारिक नहीं बनाएंगे, इसके लिए भी आप एंट्रेंस एग्जाम करें बाकायदा और कहें कि नहीं, ये जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो अपना एक कमीशन बनाएं और उसके तहत से फिर जिसे कहना चाहिए वो पास करके आदमी पहुंचे वहां पर पत्रकारिता करें। और एफर्मेटिव एक्शन उसमें अफर्मेटिव एक्शन तो तुरंत लागू तभी होगा जब आप एक कमीशन बना देंगे, वरना आप क्या है कि मेरा भाई और तेरी चाचा सब उसके अंदर और मैं बाहर। दिलीप, बिल्कुल संक्षेप में आपका क्या सजेशन है इस बारे में? उर्मिलेश जी, मेरा सजेशन ये है कि जो अमेरिका में या यूरोप में हुआ, सबसे पहले तो सारे मीडिया हाउसेज अपने सोशल कंपोजिशन की ऑडिटिंग करके उसको पब्लिक करें, अपनी वेबसाइट पे डालें कि हमारे यहाँ इतने दलित हैं, इतने आदिवासी हैं, इतनी माइनॉरिटीज हैं, इतनी महिलाएं हैं, टोटल हमारी स्थिति क्या है। ये अपने आप में एक शर्म भी पैदा करेगा और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी पैदा करेगा। शुरुआत में मेरे ख्याल से पहला स्टेप ये होना चाहिए। बिल्कुल अंतिम सवाल निशात कैसर कि क्या हमारे देश में जो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया मुख्यधारा मीडिया का विकल्प बनेगा, या वहाँ पर उन लोगों की आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी जिनकी आवाज़ मुख्यधारा मीडिया में नहीं गूंजती है? क्या आपको लगता है सोशल मीडिया विकल्प है? लेकिन सोशल मीडिया में दोनों तरह की आवाज़ें आ रही हैं, जो कि दबे कुचले लोग हैं वो भी हैं और उनके खिलाफ बोलने वाले भी हैं। दोनों ही एक्टिव हैं और अच्छी बात है कि दोनों एक्टिव हैं। मतलब एक जगह तो है जहां आप बात कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिलीप, क्या आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया में ठीक है बहुत सारी चीज़ें, सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है, लेकिन वहाँ भी दयाशंकरों की आवाज़ें हैं, वहाँ भी हाल की जो लखनऊ रैली के गालीबाजों की भीड़ है, वहाँ भी गाली देने वालों की भीड़ है। तो एक अजीब तरह का शोर है, कहीं गालियाँ हैं, कहीं कुछ अच्छी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर एक मीडिया की वो शक्ल नहीं दिखाई देती जिसके लिए हम मीडिया को आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं। नहीं, इसमें कम से कम देखिए उर्मिलेश, एक अच्छी बात हुई है और डेमोक्रेटाइजेशन है कि अब वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। अब कम से कम कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, तो वो भी अपनी बात कह रहा है। मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव एक डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि सोशल मीडिया जो है देर सवेर एक विकल्प के रूप में उभरेगा। देखिए, आप सभी लोगों ने इस जटिल विषय पर बेबाक ढंग से अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की तेजी से बढ़ती भूमिका और ज़रूरत को आज कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, पर वो अंततः मुख्यधारा मीडिया का पर्याय नहीं हो सकता। जहां तक मैं समझता हूं, मुख्यधारा मीडिया का दायरा ही बड़ा नहीं है, उसकी पहुंच और उसकी क्षमता भी बहुत व्यापक है। अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसे निरंतर जन सरोकारों के नजदीक जाना होगा। अपनी वर्गगत संकीर्णताओं को लांघते हुए उसे व्यापक मनुष्यता का पक्ष लेना होगा। उसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की मजबूती के लिए इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता। इन शब्दों के साथ आप तीनों मेहमानों का, शुजात बुखारी साहब का, राहुल देव का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।